तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य डे में। आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपके छत प्रकट हुए हैं और इतने दिनों तक मैं खुद गायब था। मैंने आपको भी बताया, सूचित भी किया था कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए, देर आए दुरुस्त है। आज के बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज के बाद जो वीडियो आपको मिलेगा, आपको मैं प्रयास करूंगा कम से कम दो वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि एक जो हाई स्कूल वाले छात्र स्टूडेंट हैं उनको भी मैं कंटिन्यू दे रहा हूं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं, चाहे जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं जैसे कि रीजनिंग चल ही रहा है, इसमें 4-5 टॉपिक मैं क्लियर करा चुका हूँ। जैसे आपको कैलेंडर ले लीजिए, क्लॉक ले लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग ले लीजिए, और 2-3 चैप्टर मैंने करा दिया है। और आज के बाद जो वीडियो आपको मिलेगा, मैं रीजनिंग के साथ साथ जो आपको जीके जीएस हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी मैं आपको बताता रहूँगा। और जो मैं प्रयास करूँगा कम से कम एक दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कम से कम आपको मिल जाए। तो चलिए, आज के बाद हम वीडियो प्रोवाइड कंटिन्यू करते हैं। जो मैथ हमने क्लास 10th के पढ़े हुए थे, जहाँ तक जो छात्र थे, तो उसके हम आगे हम देखते हैं। तो जिसमें अगर आपने देखा होगा तो हम लोग 3 चैप्टर नंबर 1-3 पढ़ रहे थे। 2 चर वाले रैखिक युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मैंने बताया था। और उसके साथ साथ उसके पिछले चैप्टर में आपको मैंने बहुपद ही बता दिया था, और बहुपद क्या होती है और समीकरण क्या होता है मैंने आपको पूरा बेसिक से बता दिया था। कि अगर आपसे बोल दे कि ये बताइए कि अगर ये समीकरण है या बहुपद है, मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अगर 4-5 दिन उसमें गैप भी था, तो अगर आपने उसको देख लिया होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा हो तो हम चलिए आज के इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको इंडिकेट है, हिंट कर देते हैं। उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे और उस चैप्टर को 3.1 को आज हम पूरा क्लियर करेंगे। और धीरे धीरे लेकर आपको कंटिन्यू चैप्टर को क्लियर करते हैं। जिसमें आपको मैं बता दूं कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो इसमें जो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, 3 चर वाले, 2 चर वाले, चाहे 1 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, समीकरण और अगर बहुपद में अगर अंतर देखा जाए तो हमने बताया था कि अगर बहुपद वह होता है जिसके अगर जैसे मान लीजिए अगर हम कोई समीकरण ले लेते हैं, चाहे बहुपद के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो जिसमें रैखिक बहुपद के बाद अगर उसमें अगर इक्वल के बाद, जैसे मान लीजिए अगर हम रैखिक बहुपद लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं 3x + 4y + 5 हो गया, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका जो चर का घात है अधिकतम कितना है? 1 है। चर मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x y z अल्फा बीटा होता है आपको, जैसे अल्फा बीटा जैसे कौन होता है? x y हो गया, x और y क्या है? चर संख्या है। तो जो चर का अधिकतम घात कितना होता है? 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अगर यही कहे कि ये समीकरण है, तो समीकरण रहने के लिए ये इसको अगर 0 होना चाहिए। चाहे 0 की जगह पर कोई अंक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, चाहे अगर मान लीजिए हम चाहे z ले लीजिए, जो चाहे आपको ले सकते, लेकिन इक्वल के बाद कोई अंक होना चाहिए। चाहे अगर बात करें या चर संख्या या अचर संख्या, आपको होना चाहिए। तब ये क्या होता है? आपका ये समीकरण होगा। नहीं तो ये आप अगर इक्वल नहीं होता है तो ये आपका बहुपद होगा। अगर इक्वल लगा देते हैं तो आपका ये समीकरण हो जाएगा। तो सिंपल से आपको बात बता दूं मैं कि अगर किसी भी समीकरण बहुपद में अगर इक्वल लग जाता है तो वह समीकरण हो जाता है। इक्वल मतलब होता है बराबर, अगर लग जाए तो वह समीकरण हो जाएगा। अगर बराबर न लगा हो तो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इसमें कितने 2 चर वाले, आप लिखिएगा 2 चर, कौन चर? एक चर x और y, 2 चर वाले रैखिक बहुपद हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो 2 चर वाले रैखिक, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर इसी को अगर हम बोल दें 3x + 4y + 5 बराबर, अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा, एक x है, एक चर, दूसरा y है, 2 चर। तो 2 चर वाले, आप ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि अगर किसी भी छात्र को मिल जाए कि आपको ज्यामिति विधि से, या अगर बात करें तो प्रतिस्थापन विधि से, चाहे जो भी हो, तो उसमें समीकरण दे देता है, बहुपद दे देता है। तो उसमें आपको समीकरण इक्वेशन को देखकर, चाहे पोलिनोमियल को देखकर ध्यान रखना है कि उसमें हम क्या पूछ रहा है या क्या हमें बताना है। तो 2 चर वाले, आप लिखिएगा 2 चर वाले रैखिक इसमें बताया मैंने। रैखिक मतलब किसका होता है? जिसका अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। अगर इसी का अगर पावर हम 2 कर दें तो ये हो जाएगा आपका द्विघात। तो अगर 0 है तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर इसमें अगर पावर मान हो जाता है रैखिक,
समीकरण हो जाएगा। हम अभ्यास 3 पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर जो 3 पढ़ रहे हैं, उसमें आपको दिया तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि अगर उसमें जो उदाहरण की बात करें, यानी कि उदाहरण जो है जो बहुत ललन टाइप के हैं, अगर आप एग्जाम में आपको फिक्स है कि एक दो उदाहरण भी क्वेश्चन न पूछ करके आपको जो एग्जाम्पल उदाहरण है आपको वही पूछ देगा। तो अगर आपको उदाहरण देखकर अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो आपको कमेंट खुला पड़ा है, आप हमें सूचित करिए, मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। और मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि जैसे मैं प्रश्न बना हुआ है किताब में, मैं उसको फिर क्यों बना दूं। अगर कोई बच्चा हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप उसे बनाइए, चाहे मुझे समझाइए, तो अगर आपको समझना है तो आप हमें कमेंट पड़ा है खुला, उसमें भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आप उदाहरण भी लेकर एकदम धीरे धीरे, चाहे जो भी हो, जिस माध्यम से आप हमें बताइए, तो मैं उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें बताएंगे जरूर, क्योंकि जो आपको उदाहरण होती है बहुत ही बढ़िया उसमें है। तो हम उसमें जो 3 पढ़ेंगे उसमें जो आगे प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है तो उसको भी हम देख लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि स्क्रीन पर भी प्रश्न दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि जो आफ्ताब था उससे जो 7 वर्ष के पूर्व होने उसका आता है पहले तुमसे आयु 7 गुनी आयु का था। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि 3 वर्ष जो बाद होगा, बस सबसे कितना अंतर हो जाएगा, 3 गुनी का अंतर रह जाएगा। तो इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। यानी कि आपको क्या करना है, इसमें जो बीजगणितीय है और उसको बीजगणितीय रूप में लिखना है और ग्राफी विधि से लिखना है। आपको किसमें दिया है, आपको इसमें अर्थमेटिक नाम से दिया है, आपको इसमें बीजगणितीय हिसाब से लिखना है। यानी कि आपको अगर मान लीजिए अगर एक्स के रूप में लिखना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है, जो इसमें जो व्यक्ति हैं जिनका अगर एज की बात कर रहा है तो उनका पहले आप नाम लिखिए, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। जैसे इसमें कौन कौन था, पहला आफ्ताब था और उसकी पुत्री का तो नाम दिया नहीं है, तो उसको हम पुत्री ले लेते हैं। कौन थी उसकी पुत्री मान लीजिए टीना ले लीजिए, बजाने वाला टीना नहीं, टीना। देखिए, तो अगर बात करें तो इसकी जो वर्तमान आयु थी, अगर वर्तमान आयु की बात करें, वर्तमान आयु और बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 7 वर्ष पूर्व की, देखिए अगर 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो 7 वर्ष पूर्व और दूसरा बोल रहा है आपका क्या, 3 वर्ष बाद। आपको इसमें जो है 3 वर्ष बाद वाला अलग लिखिएगा और जो पूर्व वाला है उसको अलग लिखिएगा। तो इसमें जो वर्तमान आयु की बात करें, मान लीजिए इसका वर्तमान आयु कितने हैं, हमें तो पता नहीं है कितना है, हमें क्या करना है, निकालना है। तो उसको देखिए, अगर हम मान लीजिए x है और उसकी आयु की मान लीजिए उसकी जो पुत्री है टीना, उसका मान लीजिए y है, तो अगर 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा एज अगर इस समय 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना था, तो सिंपल सी बात है बाबू, आपको घटाना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पूर्व की बात करें तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो मैंने मान लीजिए अगर 20 वर्ष इस समय है तो 5 वर्ष पूर्व कितना था, 15 होगा, तभी नहीं 20 वर्ष हुआ है, तब तो उसमें देख लेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व, तो मान लीजिए एक्स था उसका वर्तमान आयु, तो पूर्व की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस 7। यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना टॉपिक आपको क्लियर ही बता रहा हूँ कि इसमें आपको कन्फ्यूजन की बात ही नहीं होनी चाहिए। और बात करें इसमें बात की बात करें तो मान लीजिए 20 वर्ष हमारा उम्र है, मैं 20 वर्ष का लौंडा हूँ, और 20 वर्ष के बाद अगर मैं 3 वर्ष की बात करूँ तो 3 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो क्या x + 3 हो जाएगा, 3x + 3 हो जाएगा। और उसी तरह बात करें तो इसमें 7 वर्ष की बात करें तो उसका जितना है बेटी की टीना, तो y माइनस हो जाएगा आपका 7 अब y प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई किसी को दिक्कत। देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें जो आपको दिया है, अब 7 वर्ष बात करें कि इसमें 7 गुनी कर रहा है कि जो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब जो 7 वर्ष था उसमें 7 गुनी आयु का था, तो मान लीजिए अगर उसकी वर्तमान आयु को देखा जाए, यानी कि 7 वर्ष पूर्व की उसकी जो वर्तमान आयु होगा उसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 हो जाएगा जो आफ्ताब की है। अगर हम पुत्र टीना की बात करते तो y - 7 हो जाएगा, यानी कि उसकी पुत्री की है। तो देखिए, अब उसमें कह रहा है कि x - 7 और बराबर y - 2, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु यानी 7 वर्ष पूर्व की, ये दोनों की घटना है। और उसमें आपको प्रश्न में भी प्रश्न दिखा रहा हो कि आपको दिखा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था,
यानी कि 7 वर्ष पहले, जो 7 वर्ष पहले ये पुत्र उसकी टीना कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। यानी कि अगर मान लीजिए वर्तमान आयु अगर इसका अगर y है तो 7 वर्ष गुनी थी, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए इसका 3 वर्ष इसका वर्तमान आयु है तो उसके 7 गुना यानी कि 7 तरीका 21, यानी कि कितना 21 वर्ष का कितना था, आफ्ताब था। तो ये आपको क्लियर करना चाहिए। देखिए तो ये y माइनस से यानी कि आप किस में गुणा करेंगे, 7 से। देखिए x माइनस 7 बराबर 7y, सॉरी यहाँ पे 7 होना चाहिए, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको अगर हम हल करते हैं तो x माइनस, अगर इस x बराबर अगर ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 7y माइनस में 49 प्लस हो जाएगा 7, यानी कि अगर हम देखते हैं तो x बराबर आपका 7y, अब सॉरी माइनस हो जाएगा कितना, 42 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, समीकरण हुआ, जो x बराबर 7y माइनस 42 होगा। ये आपका क्या हुआ, समीकरण हुआ। तो अगर हम इसको अगर हल करते हैं तो हम देखिए प्रश्न में कह रहा है कि आपको क्या करना है, ज्यामितीय विधि से इसको हम ग्राफ बनाना है। तो हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो हमने इसका बीजीय गणितीय में रूप में इसको लिख दिया। अगर हम इसको भी हल करते हैं तो देखिए अगर इसको भी हम हल करें तो यानी कि x प्लस 3 उसका क्या, आफ्ताब की 3 वर्ष बाद उसकी आयु होगी बराबर, और y 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगा। और उसी तरह उसकी पुत्री का देखते हैं तो y प्लस 3, यानी कि अगर y प्लस 3 उसकी पुत्री क्या 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी कितनी। अब उसमें कह रहा है कि आप प्रश्न में देख रहे होंगे कि इसमें कह रहा है 3 गुनी होना चाहिए, जो आपको इसमें देख रहा है नीचे देखिए कह रहा है कि इसमें वर्ष के 3 वर्ष बाद उसमें 3 गुनी आए रह जाऊंगा, तो इसमें 3 गुनी हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करना, 3 से गुणा करिएगा। तो यहाँ इसको हल करते हैं तो x प्लस 3 वाई प्लस 3 तरीका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसको हम ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस करेंगे, यानी कि 3y प्लस 9 माइनस 3 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या निकला, 3y प्लस आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, बीजीय गणितीय रूप में प्लस 3 हो जाएगा, 3y प्लस 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यानी प्रश्नानुसार हमने आपको बीजगणितीय रूप में जो आपको इसका समीकरण दिया था हमने इसको लिख दिया। यानी कि अब तक की वर्तमान आयु को लेकर 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की जो बीजगणितीय रूप था हमने उसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इस समीकरण को क्या करना है, दर्शाना है कि ग्राफ पर कि उनकी अगर वर्तमान आयु की बात करें 7 वर्ष पूर्व कितनी थी, 3 वर्ष बाद की कितनी थी, अब वर्तमान आयु कितनी है, उसको ग्राफ विधि से हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम बात करें ग्राफीय विधि से दर्शाने के एक नियम होता है। आपने अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा क्लास 9 में, उसमें आता है भुज और कोटि, जिसको हम दर्शाते हैं। यानी कि अगर भुज कोटि की बात करें, मान लीजिए अगर 2 बिंदु दे दिया है, जैसे मान लीजिए 2 बिंदु यानी 2 और 3, दूसरा बिंदु दे दिया है 5 और 3 दे दिया है, तो इसमें 2 बिंदु, तो जो पहला पद होता है इसमें जो उसको हम x से बोलते हैं, और जो y बोलते हैं उसको दूसरा होता है उसको y कहते हैं। उसी तरह 5 है तो उसको x से दर्शाएंगे, यानी कि x बराबर क्या 5 और y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी भुज कोटि जैसे जैसे आपको है उसी तरह आपको दर्शाना होता है। तो ये आपका क्या रहा, आप देखिए इसमें रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि एक चर दूसरा y, एक चर 2 चर और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि रैखिक समीकरण क्यों हो रहा है कि इसमें अगर घात की बात करें तो सब अधिकतम कितना होगा 1 हो रहा है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। अब रैखिक समीकरण में हम ग्राफीय विधि से बात करें तो सबसे पहले x का मान ऐसा लेंगे हम कि x का बिंदु निकले कि x बराबर हम कौन सा जो बिंदु होगा, x का मान अलग रखेंगे, y का मान अलग रखेंगे, ये बिंदु का मान निकाल कर हम ग्राफीय विधि पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए अगर हम पहला समीकरण लेते हैं, यानी कि x बराबर, देखिए हम चेंज कर देते हैं इसे। अगर आपका समीकरण है x बराबर 7y माइनस में 42 है, ये आपका क्या हुआ समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर x का मान हम सबसे छोटा लेते हैं जिससे आपको बनाने में आसानी हो, अगर x बराबर हम चलिए 0 लेते हैं, पहले छोटा लेते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं, 0 का मान यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि 7y माइनस में 42 हो जाएगा। तो अगर बात करें तो ये देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 42 बराबर आपका क्या हो जाएगा 7y। अगर y बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 42 बट्टा आपका 7 हो जाएगा, यानी कि अगर y बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि अगर y बराबर तो कितना 6, और जो x का अगर हम बात करें यानी कि भुज कोटि की बात करें तो 2 बिंदु हुए 0 और दूसरा क्या हुआ 6 हो गया। यानी कि इसमें कितने बिंदु 0 और 6, जो आपका जो पहला समीकरण था बीजगणितीय रूप में, तो इसके जो पहले बिंदु हुए कितना 0 और 6 x के पद पर। अगर हम बात करें दूसरे पद पर, यानी कि अगर y बराबर अगर हम 0 लेते हैं या
कोई एक लेते हैं चाहे जो भी लेते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ऐसा आपको मान लेना है जिससे क्या करना है, समीकरण भी कट जाए और दशमलव में ना आया, यानी कि डेसिमल में ना आया। अब बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यानी कि एक तो हमने निकाल लिया 0 और 6 जो आपका बिंदु निकल गया, एक हमें x का पद में निकल गया। अगर हम देखते हैं y का मान अगर निकालते हैं, अगर y बराबर हम लेते हैं यानी कि x बराबर 7 y माइनस में 42 का मान हमने 0 लिखा, जिससे आपको y का मान निकल गया 6 हो जाएगा। अब अगर उसी तरह x का मान ऐसा लीजिएगा कि आपको जो मान निकले या बिंदु निकले वो दशमलव में नहीं आना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जिसको दर्शाने में आपको दिक्कत ना है। तो आप देखिए अगर हम एक लेते हैं तो 7 और एक लेते हैं तो नहीं घटेगा, यानी कि 7 में 42 में 7 आ जाएगा तो कम बचेगा। तो अगर 2 लेते हैं 14, चलिए 5 हम लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर y बराबर हम 5 लेते हैं क्योंकि 35 जो है इसके बाद नज़दीक में हो जाएगा, यानी y बराबर 5, x बराबर 7 गुणे 5 माइनस में हो जाएगा क्या 42 हो जाएगा, यानी x बराबर यानी 35 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6 5 11, यानी कि 6 5 11 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस में कितना x बराबर आपका 7 हो जाएगा। यानी कि अगर इस बिंदु की बात करें तो यानी कि पहला बिंदु उसमें हो जाएगा 7 और दूसरा बिंदु क्या y बराबर 5, यानी कि 2 बिंदु निकला हमने, यानी कि पहला 0 और 6 और दूसरा क्या निकला -7 और 5, यानी कि हमने तो इस समीकरण का 2 बिंदु निकाल लिया 0 और 6 और दूसरा क्या निकला -7 और 5। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। अब हम ऊपर का मिटाकर इसको हम इस समीकरण का हम बिंदु ज्ञात करते हैं जिसको आपको दर्शाने में आसानी होगी। देखिए अगर हमने तो इसका निकाल लिया, अब हम बात करते हैं पहला समीकरण, यानी कि x आपका दिया है कितना 3y + 6 हो जाएगा, यानी कि ये आपका दूसरा समीकरण है, बीजगणितीय समीकरण है। इसमें हमको कहा है हमने तो एक बिंदु का मान निकाल लिया, यानी 10 और 6 0 और 6 और दूसरा आपका क्या निकला बिंदु -7 और 5, यानी कि इसको आपको ग्राफ में दर्शाना है। अगर हम x का मान इसमें अगर हम 0 रखते हैं तो आप देखिए x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो 0 बराबर 3y बराबर प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कि अगर बात करें तो माइनस में 6 बराबर हो जाएगा 3y, ये भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर कितना निकला -2 निकला। तो आप इसमें देख सकते हैं यानी कि y बराबर क्या है -2, यानी कि अगर इस बिंदु की बात करें तो क्या निकला 0 और -2 निकला, 2 बिंदु निकली। और उसी तरह बात करें आपका एक बिंदु निकल गया, यानी इसमें 0 और -2 हो गया, जो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो उसको जो पहला x का चल मान निकलेगा 0 और दूसरा y का मान निकलेगा ना -2। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए अगर आपने कभी ग्राफ नहीं पढ़ा हो तब इसको समझने में आपको दिक्कत आने आएगा, लेकिन अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आप इसी तरह देख लेते हैं। देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे आपको बताने का। अगर y बराबर हम 0 लेते हैं चाहे 1 लेते हैं, देखिए ऐसा मान लीजिएगा कि वो दशमलव में ना आए और ना कि वो थोड़ा टफ हो लगे। देखिए अगर y बराबर हम अगर 0 रखते हैं तो सिंपल सी बात है 6 आ जाएगा, यानी कि देखिए y बराबर 0 यानी कि x 3 गुणे 0 प्लस हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर क्या निकला आपका प्लस में 6 निकला। तो ये आप निकाल सकते हैं, यानी कि 6 प्लस दूसरा पद कौन सा है 0। तो हमने निकाल लिया इसका पहला जो पद निकला, यानी कि एक बिंदु 0 और -2 और दूसरा बिंदु 6 और कमा 0 निकला। अगर हम इसको दर्शाते हैं बायोग्राफ यानी कि ग्राफी विधि से, देखिए कितना लंबा आता है। सबसे पहले इसको हम क्या बोलेंगे y अक्ष, इसको बोलेंगे x अक्ष, इसको x और y डैश बोल सकते हैं। तो इधर अगर बात करें तो ये क्या है मूल बिंदु है। अगर इधर बात करें तो इसमें आपको 1 2 3 यानी कि ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। इधर बात करते हैं ये भी ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। तो इसमें जो x का मान है उसको हम दर्शाते हैं। देखिए इसमें कितना का रहा है 0 से लेकर 6 तक, अधिकतम कितना है 0 से लेकर 6 तक। और बात करें इधर से बात करें 0 से लेकर 6 तक, यानी कि आप अधिकतम कितना जाना है 1 2 3 4 5 6 जाना है। और बात करें इसमें अधिकतम कितना -7 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया आपका। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आपका 7 हो गया। माइनस लगा दीजिएगा आप लोग क्योंकि ये ऋणात्मक होती है बाएं तरफ। हम बात करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये आपका क्या होता है प्लस होता है। इसी तरह अगर बात करें ऊपर देखते हैं तो यानी कि 1 हो जाएगा 2 3 4 आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं। देखिए अगर इसी को हम हल करते हैं यानी कि 1 2 3
4 एक और 5 हो जाएगा। तो ये आपको देख लीजिए। अगर हम पहले बात करते हैं यानी कि पहला का क्या है 0 से लेकर 6 तक, यानी कि 0 से लेकर क्या ये आपका 0 है, 0 से लेकर क्या प्लस में 6 तक। तो ये आपका अगर 0 क्या है एक्स अक्ष है, 0 क्या है एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है 6 है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। यानी कि 0 क्या है एक्स, 0 आपको एक्स अक्ष है और 6 क्या है वाई अक्ष है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है। 0 एक्स अक्ष और वाई क्या है 6 क्या है वाई अक्ष। तो ये आपका हो गया एक बिंदु निकल गया। अब हम बात करें दूसरा बिंदु यानी कि -7 से 5 तक। तो -7 यानी कि यहाँ से लेकर -7 से लेकर 5 तक कोस वाई अक्ष है, एक सही अक्ष है और ये वाई अक्ष है। माइनस में एक्स अक्ष है यानी कि ये माइनस में एक्स अक्ष है और ये माइनस में वाई अक्ष है। तो माइनस में 7x यानी कि माइनस में 7 प्लस 5 यानी कि वाई प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका बिंदु हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा। और उसी तरह दूसरा समीकरण लेते हैं 0 पर यानी 0 एक्स अक्ष, 0 एक्स अक्ष और माइनस में 2 वाई अक्ष, यानी कि ये माइनस में ये आपका बिंदु हो जाएगा, यानी यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि माइनस में 2 एक्स अक्ष बोला है ना, माइनस में 2 एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें 0 6 जो है आपका एक्स अक्ष होगा, यानी कि यहाँ पर होगा क्योंकि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होगा। तो 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको देखिए अगर हम याद है तो अब इसको अगर हम दर्शाते हैं क्या होगा माइनस में 7 यानी कि एक्स अक्ष ध्यान देना है और वहाँ पर 5 है तो वाई अक्ष पे ध्यान देना है। देखिए ये आपका ये 7 है माइनस में, अगर ये माइनस में 7 है अगर देखिए कालेपन से हम अगर दर्शाते हैं ये आपका माइनस में 7 है हो गया। ये दूसरा क्या है 6 है, यानी कि दोनों का अगर आप मिलाप करते हैं तो ये आपका ऐसा बनेगा। अगर आप बनाते हैं ग्राफ पर तो काफ़ी अच्छा बनेगा। यानी कि ये बिंदु कौन सा है माइनस में 7 कामा 5 हो गया और ये बिंदु कौन सा है यानी 0 कामा 6 हो गया, यानी कि एक्स अक्ष 0 है, वाई एक्स कौन सा है 6 है, यानी कि आपका 0 एक्स। अब इसमें समीकरण लिखिए कौन सा है, समीकरण का है एक्स बराबर, इसमें आप लिखिएगा एक्स बराबर 7y माइनस में 42 हो गया। यानी कि हमने एक समीकरण का ग्राफी विधि निकाल लिया। अगर हम बात करते हैं दूसरे की तो दूसरे देखिए दूसरे में बात करेंगे एक्स 0 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब माइनस में 2 यानी कि ये आपका बिंदु हो जाएगा अगर हम इसको सामने रखते हैं। और दूसरा आपका निकला 6 यानी कि कितना एक्स अक्ष के है, यहाँ पर यहाँ पर रखिएगा 0 है, यहाँ पर 0 है। अगर हम इसको मिलाप करते हैं देखिए ये तो बेंड जा रहा है, लेकिन अगर आप ग्राफ से बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये बिंदु आप लिखिएगा किसका यानी कि 0 माइनस में 2 और दूसरा बिंदु आपका है 6 कमांड 0 हो जाएगा। अगर समीकरण की बात करें तो आपका समीकरण होगा x बराबर 3y प्लस 6 हो जाएगा। ये आपका क्या समीकरण होगा। तो हमने आपको ग्राफी विधि से भी निकालने के लिए बता दिया। तो जिसे देखिए अगर आपने कभी ग्राफी विधि 9th में पढ़ा होगा तो इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं आता है तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और बना भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। उसी तरह चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इतना समय लगा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और दूसरा जो प्रश्न करेंगे तो उसमें कम समय लगेगा और बना भी सकेंगे। चलिए उस दूसरे प्रश्न चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको देखने और समझने में आसानी होगी। कि आपको दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, यानी कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी 3900 रुपये में। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 और गेंद 1300 रुपये में खरीदी, यानी कि एक और बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमने बीजगणितीय रूप में जैसे बनाना है यानी 2900 में, तो इसको चलिए हल करते हैं और इसको हम बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए अगर पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि 3900 रुपये में कितने में आपको, यानी कि वो ले रहा है 3900 रुपये कुल है उसके पास। 3900 में आपको ले रहा है वो 3 बल्ला। बल्ला का मतलब आप समझ ध्यान रखिएगा वो बैट होता है, तो उसको हम बैट बोलते हैं, लिखेंगे। 3 बल्ला ले रहा है और कितना 6 गेंद ले रहा है, यानी कि बाल लेता है। और उसी तरह बात करें 1300 रुपये में कुल कितना धन, 1300 रुपये में कितना लेता है, एक बल्ला लेता है यानी कि एक बैट लेता है और कितना लेता है 3 गेंद लेता है, यानी कि बात करें 3 बॉल लेता है। तो ये आपका समीकरण है। इसको हम बीजगणितीय रूप में अगर देखें तो हम कैसे करेंगे तो उसको हम चलिए देख लेते हैं। यानी कि अगर 1300 रुपये कुल धन है, एक बैट लिया और 13 बॉल ले लिए, तो इसको हम ध्यान रखते हैं। देखिए अगर हम इसको बैट को अगर x मानते हैं क्योंकि बीजगणितीय रूप में लिखना है तो हम क्या करना है चर पद का मान लेंगे। देखिए अगर देखते हैं तो 3900 बराबर आपको लिखिएगा 3x
अब प्लस में 6y, ये आपका पहला समीकरण हो गया, यानी कि आपका ये क्या बीजगणितीय रूप में हो गया। दूसरा आपका होगा 1300 बराबर आपका होगा x प्लस आपका 3y हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या होगा बीजगणितीय रूप का दूसरा रूप हो गया। 3x प्लस 6y ये पहला समीकरण बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरा बात करें 1300 बराबर x प्लस 3y, ये आपका दूसरा बीजगणितीय रूप हो गया। अगर देखिए मोटा धन है, यानी कि अगर बड़ा धन है तो बड़ा हम x का मान लेंगे, बड़ा धन है तो y का बड़ा मान लेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि ये डेसिमल में ना है और काफ़ी आपको लंबा ग्राफ न बनाना हो। तो देखिए अगर मोटा मोटी बात करें, अगर हम पहला का समीकरण लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये आपका क्या हुआ पहला समीकरण हुआ। और देखिए अगर x का मान अगर हम लेते हैं, x का मान अगर ऐसा सोचिए, ऐसा मान लीजिए कि ये डिविजन हो जाए, बढ़िया से डिविजन हो जाए, यानी कि x बराबर हम 100 लेते हैं तो 3 गुणे 100 प्लस 6y बट्टा 3900 हो जाएगा आपका, ये 3900 हो जाएगा। ये 300 होगा, यानी कि 300 प्लस 6y बराबर 3900 हो जाएगा। अब इसको अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर इसमें से 300 घटाते हैं तो कितना बचेगा, यानी कि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना 3600 बचेगा। तो जब 3600 बटा 3600, यानी कि अगर बात करें 3600 बचेगा और 3600 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी किसके बराबर y बराबर हो जाएगा, अगर y बराबर हो जाएगा। तो अगर हम हल करिएगा तो कितना आएगा, यानी कि 36, यानी कि आएगा आपका 600 हो जाएगा। y बराबर कितना 600 हो जाएगा, यानी कि एक बिंदु कितना निकला x का मान 100, दूसरा बिंदु 6 बराबर कितना 600 हुआ। ये आपका दूसरा बिंदु एक बिंदु निकला। अगर उसी तरह y का मान अगर हमें निकालना है तो देखिए ऐसा मान रखिएगा जिससे वो डेसिमल में ना आए, दशमलव में ना आए। तो अगर मान रखते हैं y बराबर, अगर हम y बराबर 500 रखते हैं तो करीब करीब आ जाएगा। देखिए अगर y बराबर 500 रखते हैं, देखिए 500 यानी कि 3x प्लस 600 गुणे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3900 हो जाएगा। तो 6 पचे 300, 6 पचे 30, यानी कि 3000। और 3000 में से अगर 900 घटाते हैं 3900 घटाने कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और 900 बट्टा अगर 300 करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि x बराबर लगभग आपका आएगा, यानी कि 900 बट्टा कितना 3, यानी कि 3 तरीका 9, यानी कि x बराबर कितना निकला 100 निकला। तो आपका ये बिंदु निकला कितना 100,500, यानी कि ये आपका बिंदु निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण को 1300 बराबर x प्लस, यानी कि ये आपका 13, इसको अगर हम चेंज करते हैं आपका ये बिंदु निकला, यानी कि 1300 बट्टा कितना x प्लस 3y निकला। अगर हम बात करते हैं x बराबर का मान रखिएगा, यानी x बराबर का हम इसको भी मोटा मोटा रखते हैं क्योंकि ये बड़ा अंक है, इसलिए हमने क्या मोटा अंक लेते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 100। तो ये 1300 बराबर 100 प्लस से होगा 3y हो जाएगा। अगर ये घटाते कितना आ जाएगा 1200, अब 1200 बटा 300 कितना हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका निकला 400। यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा चाहिए, यानी कि y बराबर अगर आप इसको हल करिएगा तो कितना निकलेगा y बराबर 400। अब उसी तरह इसको अगर हल करते हैं y बराबर अगर हम 300 लेते हैं, देखिए अगर y बराबर देखते हैं, अगर y बराबर हम 300 लेते हैं तो 3 तरीका 9, यानी कि देखिए 300 लेते हैं तो 1300 बराबर 100 प्लस आपका कितना होगा 3 तरीका 9 होगा ना, यानी कि y बराबर 900 होगा। और 9 में से 1300 घटाएं कितना बचेगा 9 3 9 4 13, यानी कि x बराबर कितना निकला 400 निकला। ये आपका कितना बिंदु निकला, यानी कि बात करते एक बिंदु निकला आपका 100,400 और दूसरा बिंदु आपका निकला 400,300। ये आपका दो बिंदु निकला, ये आपका दो बिंदु निकला 600, 100,600, 100,500, 100,400, 400,300। ये आपका दोनों समीकरण का अलग अलग बिंदु। अगर हम इसको बायोग्राफ पर दर्शाते हैं, देखिए तो मोटा है अंक यानी कि 100, तो इसको देखिए कहाँ तो अधिकतम अंक कहाँ के तक गया है 600 गया है। तो ये आप यहाँ पर लिखिए 100, 200, 300, 400, 500, ये आप कहाँ लिखिए 600 लिखना है, ठीक। इसमें कोई माइनस में नहीं है, चलिए छोड़िए। यहाँ पर क्या अधिकतम कितना अंक गया है 600, यहाँ पर भी, यानी कि 100,
200, 300, 4, 5, यह आपका 600 हुआ। इधर भी आपको कोई ध्यान नहीं देना है, लेकिन चलिए आपको हम लिख देते हैं 100, 200, 300 और 400। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसमें ऋणात्मक कोई अंक आपको बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको नहीं लिखना है। अब देखिए 100, 200, 300 हो जाएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तो इसमें आपको कहला है कि जो पहला समीकरण है 3x+6y = 3900, यानी कि इसमें पहला बिंदु कितना है 100, 600, यानी कि एक्स अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है? 100 चल रहा है, 100 यानी कि 100। अब वाई अक्ष पर कितना चल रहा है? 600 चल रहा है, यानी कि ये कहाँ चल रहा है? यानी कि सीधे जगह कितना आपका 600 चल रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी एक्स अक्ष पर 100 चल रहा है और वाई अक्ष पर कितना चल रहा है? 600 चल रहा है। तो ये आपका बिंदु हो जाएगा 100, 600। ठीक, आपको यानी कि इसके आप समानांतर जाइएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल की बात करें, यानी कि ऊर्ध्वाधर तक की बात करें। दूसरा आपका बिंदु क्या है? 100, 500, यानी कि एक्स अक्ष पर आपको 100 जाना है, वाई अक्ष पर आपको 500 जाना है। आपको 500 जाएंगे तो कहाँ जाएगा? यानी कि आपको सीधे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको हल करते हैं तो देखिए एक अक्ष पर आपको कहाँ जाना है? 100 जाना है, और बात करें तो दूसरा आपको कहाँ जाना है? 500 जाना है। तो यानी कि इसके अगर बात करें तो ये नज़दीक हो जाएगा, या दूरी ले जाते हैं, यानी कि दोनों को समानांतर हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और अब बात करें तो इसको अगर हम मिलाते हैं, देखिए अगर हम मिलाते हैं, अगर आप इसको बनाइएगा ग्राफ पर तो ये आपको वर्टिकल दिखाई देगा और आपको सही दिखाई देगा। तो ये कहा होगा 100, 500 हो जाएगा। और समीकरण की बात करें, बीजगणितीय समीकरण की बात करें तो आपका होगा 3x + 6y बराबर आपका हो जाएगा 3900। ये आपका बीजगणितीय समीकरण हो गया। तो हमने एक समीकरण तो हल कर लिया और दूसरा समीकरण आपका दिख रहा है। देखिए एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है? 100 चल रहा है, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ चलना है 100। वाई अक्ष पर आपको कहाँ चलना है? 400 चलना है, यानी कि इसके समानांतर चलना है। दूसरा है एक्स अक्ष पर कितना चलना है? 400 चलना है, यानी कि यहाँ पर चलना है। और वाई अक्ष पर कितना चलना है? 300 चलना है। तो आपको यहाँ पर हो गया, ये कितना, सॉरी यहाँ पर हो गया, यानी कि 3 के समानांतर। तो अगर हम इसको ब्राफ करते हैं तो ये भी उसके समानांतर जाएगा, सॉरी अगर आप इसको हल करिएगा तो ये आपको कहाँ से 400 से होकर गुजरेगा। तो ये आपका बिंदु कितना निकला? 100, 400। और दूसरा आपका क्या बिंदु है? 400, 300 का ये बिंदु टच करके जा रहे हैं। और समीकरण की बात करें तो ये आपका समीकरण हो जाएगा 1300 बराबर x + 3y हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? एग्जैक्ट समीकरण हो जाएगा। देखिए आपको ग्राफ इसमें बनाने में दिक्कत आएगी क्यों? तो ये आपका ज्यामितीय ग्राफिक हो गया। अगर हम बात करें, अगर हम इसको सूटेबल तरफ से बनाए यानी ढंग रूप से बनाए तो अगर ये ग्राफ रहेगा तो बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये बोर्ड है तो इसमें इधर उधर लाइन हो सकती है, चाहे बिंदु पर अन्य बिंदु पर जा सकती है, तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपको तरीका बता दिया है कि आपको कहाँ से कहाँ चलना है। अगर एक्स अक्ष की बात करें, वाई अक्ष की बात करें तो आप बना सकते हैं। देखिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और अगर आपको जो प्रश्न तीसरा है सेम टू सेम ऐसे है, अगर आपको नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इसको जरूर बनाकर आपको प्रस्तुत कर दूंगा। और वीडियो कैसा रहा, क्योंकि अगर बनाएंगे तीसरा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और तो आज के बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आज के बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।